नमस्कार प्रिय यूपीएससी अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदनी आई इसमें स्वागत है। और हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग जो आपकी एग्जाम यूपीएससी आईएएस की 25 मई 2025 को आयोजित होगा, उसी के अनुसार आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और उसी के तहत ये लक्ष्य यूपीएससी बैच 2025 आप लोगों के लिए है। और आपके संस्था नंदनी आई इसके संस्थापक शक्ति सिंह सर के माध्यम से इसे अप्रोच किया गया है, और जिसमें हम आपको ज्योग्राफी करा रहे हैं। और ज्योग्राफी का आपका रोल पता है कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में 30 से लेकर 35% कर रहता है, जो आपकी एग्जाम को क्वालिफाई करता है। और आपके जो आज की क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है और इसका जो आपका अध्याय नंबर 5 है, इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। और इस अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये प्रमुख परिमंडल क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि आपके यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं। जो आपको 25 मई की जो एग्जाम होगा उसमें आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से दिखेंगे, यदि आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो। इसमें हम अपनी चीज़ों को बड़े बारीक से समझेंगे और समझेंगे प्रमुख परिमंडल कौन कौन से होते हैं। तो इससे पहले जो हमारे जो लेक्चर हो चुके हैं, इससे पहले हमारे जो 4 टॉपिक हो चुके हैं, 4 लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं जो आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पर। तो जो भी बच्चे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए कीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं आपका अध्याय नंबर ये 5। देखिए, पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल। परमंडल क्या होते हैं इसको हम जानेंगे। देखिए, ये हमारा स्थल मंडल है, इसे हम स्थल मंडल मानते हैं। ये हमारा जल मंडल है, और ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल। देखिए, आपका स्थल मंडल हो गया, आपका ये जलमंडल हो गया, और ये आपका वायुमंडल हो गया। अब जो तीनों जहां पर मिलते हैं, देखो तीनों ये हमारे इस यहाँ पर ये काट रहे हैं ना, यहाँ पर ये मिल रहे हैं इस जगह पर। तो ये हमारा हो गया जीव मंडल। जीव मंडल क्या हो जाएगा? जीव मंडल हो जाएगा ये। तो इस जीव मंडल इसको क्यों रखा गया है? देखिए, इस जीव मंडल में आपका स्थल मंडल भी है, आपका जलमंडल भी है, और आपका वायुमंडल है। तो ये जो आवश्यक तत्व है जो एक जीवन जीने के लिए जरूरी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये मिलती हैं। जो आवश्यक तत्व है हमारे लिए, उस जो जरूरी है, तो वो जहां पर मिलते हैं वहां पर जीवन संभव होता है, उसे हम बोलते हैं जीव मंडल। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में उन्होंने आपके एनसीईआरटी में बड़े डिटेल से बताई ये चीज़ें, तो पढ़ेंगे। और आप यकीन मानिए आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। जब आपको 25 मई को जो एग्जाम होगा आईएएस का प्रीलिम्स का, आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप इसको कवर कीजिए। तो ये हमारे पृथ्वी के प्रमुख परमंडल हो गए। अगर आपको कोई पूछता है कि ये बताइए कि आपका पृथ्वी के जो प्रमुख परमंडल हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे स्थलमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और जीवमंडल हो गया। हमारे 4 प्रमुख परमंडल है पृथ्वी के, और इन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। तो जैसा कि आप लोग पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इससे पहले की जो एग्जाम, इससे पहले जो क्लास हुई है आप उसमें देखेंगे। और जैसे कि इसमें भी हम आपको बताएंगे, देखिए जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। इससे पहले पढ़ चुके हैं पृथ्वी एक ग्रह है, क्या एक ग्रह है जहाँ पर पृथ्वी पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। आवश्यक तत्व कौन कौन से मौजूद हैं? आवश्यक तत्व यहाँ पर भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। आप समझ लीजिए, अगर भूमि ना हो तो आप रहेंगे कहाँ पर? जल ना मिले तो आप पिएंगे क्या? यानी हम सब लोग जो जीव हैं, जीव जंतु जगत, जो भी प्राणी हैं, चाहे पादप हो चाहे जीव जंतु हो, अगर इनको भूमि ना मिले, जल ना मिले, हवा ना मिले, तो क्या आप इनके बिना जीवन संभव पा पाएंगे? नहीं। हवा ना मिलती है, अगर हवा ना मिले तो भी जीवन संभव नहीं रहेगा। अगर पानी ना मिले तो भी जीवन संभव नहीं रहेगा। या भूमि ना मिले तो भी जीवन संभव नहीं रहेगा। इसलिए जो ये क्या है, ये हमारे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं।
पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में क्या करते हैं, ये मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर आप लोग, हम सब लोग रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भूमंडल कहते हैं। और वो कैसा है, पृथ्वी का ठोस भाग है। कैसा भाग है, पृथ्वी का ठोस भाग है वो। तो आपका ये बड़ा प्यारा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए चीजें इसमें आपको कैसे लिंक होती हैं। आपने जब क्लास 6 में आप पढ़ रहे होंगे तो आपने इस चैप्टर को छोड़ दिया होगा, या आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो रहा है, यदि आपने छोड़ दिया तो आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए आप इसे मिस मत कीजिए। आप हमारे साथ रह करके आप इसको पूरा देखिए, तो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और फिर आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उससे वायुमंडल कहा जाता है। आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। देखिए भूमंडल को नोट कर सकते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं क्या हो गया, आपका भूमंडल हो गया, है ना। और गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वायुमंडल कहलाता है। अब देखिए वायुमंडल कहा जाता है जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें यहाँ पर पाई जाती है इस वायुमंडल में। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी का जो बहुत बड़ा भाग है उस पर क्या, जल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं जलमंडल। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग है जो जल के रूप में है, उसको यहाँ पर बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे यहाँ पर जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल का हिस्सा है या भाग है। आपको ऑप्शन दे देगा, नंबर 1 पर बर्फ, नंबर 2 पर जल, नंबर 3 पर जलवाष्प और नंबर 4 पर दे देगा उपरोक्त सभी। यदि आपने पढ़ा है तो आप उपरोक्त सभी पर आंसर कर देंगे सही, यदि आपने नहीं पढ़ा तो क्या वो गलत कर देंगे। तो यहाँ से सीधा आपके एनसीईआरटी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको एडवांस में भी नहीं मिलती, और यही गलती कर जाते हैं बच्चे। इसलिए आप लोगों को एक मौका मिला है आपको एनसीईआरटी पढ़ने का, आप लोग हमारे साथ रहकर पढ़ लीजिए और विश्वास कीजिए आपको समय से पहले सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी, सारी चीज़ें, जिससे हम लोग आपकी एग्जाम निकलवाने में बहुत ज़्यादा तैयार हैं। और वही तैयारी आप लोग हमारे साथ दिखाइए। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। अब बात आती है जीवमंडल की, तो जीवमंडल कैसा है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। कहां पर, जीवमंडल पर, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जीवन कहाँ पाए जाते हैं, आपके जीवमंडल में। तो ये आपको जो हमने ये डायग्राम में दिखाया है ना बना के, ये क्या है, जीवमंडल तो है ही है, जो आपको दिख रहा है ना, ये जीवमंडल है, ये है ना, यहाँ पर स्थल, जल और वायु के मिश्रण है यहाँ पर। तो ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए शब्दों की उत्पत्ति थोड़ा देख लेंगे। देखिए ग्रीक भाषा में लीथास का अर्थ है पत्थर। इसका लीथास का अर्थ क्या है, पत्थर। थोड़ा आप चाहो तो इन शब्दों को नोट कर सकते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट शब्द है। आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा आप अपना थोड़ा नोट्स बनाने चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। चीज़ें हम नोट्स में हमको चीज़ें भरनी नहीं है, हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है उसको एक लाइन में लिखना है, अब मानेंगे। तो लिथास का अर्थ है पत्थर। एटमास का इसमें अर्थ बताया गया बाष्प। एटमास यानी एटमोस्फेयर से ही बना है ना एटमास, इसका मतलब है बाष्प। यूडर का अर्थ है जल ना। बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हो तो आप बना लीजिए, ये आपके इनिशिएटिव ने बताया। अब हम आपको भूमंडल के बारे में बताएंगे। ये भूमंडल क्या है, देखिए पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको क्या कहा जाता है, भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। जो आपका पृथ्वी का ठोस भाग जो भूमंडल है वो किससे बना है, भूपट्टी की चट्टानों, भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से यह बना है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं इन चीजों में। तो भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है ये, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं।
पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो पृथ्वी की जो सतह है, इस पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को यहाँ पर महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। जो बड़े स्थलीय जो भूभाग है उसको महाद्वीपों के नाम से जाना गया है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पृथ्वी के दो मुख्य भाग आपको मालूम पड़ गए, महाद्वीप और महासागर। दो ही तो मुख्य भाग हैं जिनको यहाँ पर बताया गया है, महाद्वीपों को और महासागरों को। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो महासागर है ना, ये कैसे हैं? महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? ये आपको हम देखेंगे, पढ़ेंगे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जो जल है ना, इस जल का तल कैसा होता है? सभी जगह समान होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आपके यहाँ से स्टेटमेंट पूछ सकता है आपके एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में दे देगा कथन कारक के रूप में। यदि आपको इसके बारे में पता है तो आप सही कर देंगे, नहीं पता तो आप गलत कर देंगे। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की जो ऊंचाई मापते हैं ना, तो उसको हम समुद्र तल से मापते हैं, जिससे शून्य बन जाता है। समुद्र तल को क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। उसी सम जैसे किसी स्टेशन की ऊंचाई देखते हैं कि समुद्र तल से 800, समुद्र तल से जैसे 10 मीटर ऊंचा या 50 मीटर ऊंचा या 100 मीटर ऊंचा, ऐसे दे रखी होती है स्टेशनों की, किसी या बस बस स्टेशन हो गया, किसी जो पब्लिक प्लेस होता है, तो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई दे रखी हुई होती है, तो लिखा होता है कि इतना मीटर इतने तल से इसकी ऊंचाई है। देखिए, ये आपको इसमें आपके विश्व के मानचित्रों को दिखाया गया है इसमें, और ये आपकी बुक में ऐसा ही छपा हुआ है, इसलिए आपके इस पीडीएफ में भी ऐसा ही आ रहा है ना, क्योंकि आपकी बुक की पीडीएफ है ये। तो यदि आपके पास बुक हो तो आप इस बुक को थोड़ा मोड़ के रख लेंगे। यदि आप इसको अपने मोबाइल में देख रहे होंगे तो आप मोबाइल को थोड़ा मोड़ लेंगे, है ना। और इसको सीधा करने के लिए हम आपको अपना ग्लोब दिखाते हैं जो हमारे पास है। और हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप लोग अपने पास एक ग्लोब रखिए। ग्लोब जरूरी है आपके लिए। जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ आपका एनवायरनमेंट बना हुआ है पढ़ाई का, आप वहाँ इसको रखिए। देखिए, जब आप इसको रखेंगे तो आपके टेबल पर पूरी दुनिया होगी। तो एक ग्लोब आपके हाथ में होगा, सिर्फ दुनिया के मानचित्र आपके ग्लोब में छपे होंगे, सागर छपे होंगे इसमें, जैसे इसमें दिख रहे हैं आपको। आपको इसमें आपका भारत दिख रहा है, ये ना। और इसमें आपका जो ये है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका साउथ अमेरिका है। तो ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, जो हमने पिछली कक्षा में आपको बताया है, क्लासों में बताया हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे, देखिए एशिया महाद्वीप है ना, तो आपका जो एशिया महाद्वीप ये वाला है, यहाँ पर ये दिखाया गया है आपको। और आपका यूरोप, ये देखिए आपका यूरोप यहाँ पे आ रहा है, ये दिख रहा है यूरोप, है ना। और ये आपका अफ्रीका, आपका अफ्रीका महाद्वीप ये रहा, है ना। तो ये आपको जब आपने अपने पास रखेंगे, ये देशों के नाम तो जानेंगे जानेंगे, इसकी राजधानी भी जानेंगे आप लोग, इसमें कौन कौन सी नदियाँ बह रही है वो भी जानेंगे आप लोग, कौन कौन से पर्वत कहाँ पर है वो भी जानेंगे, मरुस्थल कहाँ पर है वो भी जानेंगे, प्रमुख नगर कहाँ पर है वो भी जानेंगे। इन चीज़ों से आपसे कैसे लिंक कर पाते हैं ना, आप इससे पता कर पाएंगे कि हमारा भारत से अफ्रीका महाद्वीप कितनी दूरी पर है। चलो, किलोमीटर में तो नहीं पता इसमें लिखा है, लेकिन आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। और आपका उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आपके भारत से किस स्थिति में है, कितनी दूर है, इन चीज़ों को आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। और आपकी जो रेखाएं गई हुई ना, ये कर्क रेखा, और ये आपकी विषुवत रेखा, मकर रेखा, है ना। जो आपको दिख रहा है ना, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है। और इसके जो ऊपर वाली जो रेखा है, इससे ऊपर दिख रही है आपको, साथ दिख रही हो यहाँ पर, ये कर्क रेखा, और इसके नीचे वाली मकर रेखा। तो इन चीज़ों को आपको इसमें दिखाया गया है, तो हमने आपको ये ग्लोब दिखा दिया, एक ग्लोब का सहारा दे दिया। तो मैंने आपसे कहा आप लोग ग्लोब रखिए। आप चाट पकौड़े खाने में पैसे खर्च कर देते होंगे, है ना, पर आप लोग ग्लोब नहीं ले सकते, तो जबकि आपको लेना चाहिए, है ना। तो आपके लिए हमारी यही सलाह होगी कि आप लोग अपना ग्लोब रखिए अपने पास।
लगभग 400 से 500 रुपये का आ जाएगा, आप अपने पास रखिए। क्योंकि आप लोग ये कोई भी तैयारी कर रहे हो, ज्योग्राफी विषय में तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, आपके हिस्ट्री में करेगा ये। आप आईआर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको ये ग्लोब आपके सामने होना चाहिए। और आप जब देखिए, जब पढ़ते हैं हम, तो पढ़ने से पहले आप ग्लोब पर नजर डालेंगे, पढ़ने के बाद भी ग्लोब पर नजर डालेंगे तो चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको याद हो जाएंगी, और आपका दिमाग भी केंद्रित रहेगा। है ना, कहते हैं आपका मन भटक जाता है, पर आपका मन नहीं भटकेगा, इसलिए इन चीजों का आप अपने पास रखिए, जरूरी है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, है ना। देखिए, ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप आपके उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपका विषुवत रेखा है, ये वाली, ये इसका ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और आपका जो ग्रीनिच, जो ब्रिटेन से ग्रीनिच ग्रीनिच शहर है, वहां से जो 0 अंश देशांतर रेखा गुजरती है ना, यहाँ पर इस साइड से होकर सीधी गुजरती है यहाँ पर, तो इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, इसके पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ हमने आपको कई बार बता दी है। तो ये हमारा पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में आता है आपका एशिया महाद्वीप। अब आपका ये देखिए, और इसका एशिया महाद्वीप का अधिकांश उत्तरी भाग में ही है, अधिकांश उत्तरी भाग में ही है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, है ना। और पूर्वी भाग में, पूर्वी गोलार्ध में ये यूरोप और एशिया को, जो यूराल पर्वत है ना, ये वाला यूराल पर्वत, ये अलग करता है। इसके बाद आप देखेंगे, ये आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा ये। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपके ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के सहारे आपका है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है। और ये आपके अफ्रीका के उत्तरी दिशा में ये आपका एटलस है, एटलस पर्वत। और आपके इस अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और ये मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। जबकि देखिए आप लोग, ये तीनों रेखाएं किसी भी महाद्वीप से नहीं गुजरती, तीनों रेखाएं आपके इस अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही हैं, आप देखिए। और इसमें नील नदी बह रही है, इसमें सबसे लंबी नदी नील नदी है ये वाली, ये इसमें बह रही है अफ्रीका महाद्वीप में, देखिए सहायक नदियां भी हैं। और आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसमें आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये वाली। तो ये थोड़ा उल्टा दिखाया गया, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, है ना। आपके पास बुक है तो आप उसे सीधा रख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आप देखिए, आपका उत्तर अमेरिका हो गया, और उत्तर अमेरिका का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में, ये वाला, है ना, ये। और इसमें रॉकी पर्वत है ये वाला, जो उत्तर अमेरिका के पश्चिम में, और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को यहाँ पर पनामा इस्थमस जोड़ता है, पनामा इस्थमस जगह का नाम है यहाँ पर, इसको जुड़ता है, पनामा इस्थमस। आप दक्षिण अमेरिका को देखिए, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, मतलब जिसमें जल का इतना अधिक है, तो जल ज्यादा बहता है, वो आपकी अमेजन नदी है, ये वाली, है ना। इसकी सहायक नदियां भी हैं, ये बह रही हैं आपस में, इससे निकली हुई है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका है। और ये एंडीज पर्वत, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज पर्वत है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी आपकी एंडीज पर्वत है। और ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में है। और आपके दक्षिण अमेरिका से आपके इसमें विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, और इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है ना। ये जो विषुवत रेखा ना, इसके दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश भाग इसका दक्षिणी अमेरिका का है। तो ये चीज हमने इसमें देख ली है।
और इन चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे इसमें। ये आपका प्रशांत महासागर है। ये ये आपका प्रशांत महासागर है, यहाँ तक ये है ना। ये लगभग ये वृत्ताकार बताया गया है प्रशांत महासागर। कैसा? इन्होंने वृत्ताकार बताया गया है इस प्रशांत महासागर को। ये और ये आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और इसके बाद आपका अटलांटिक महासागर है, ये वाला है ना। इसकी आकृति थोड़ी अंग्रेजी के एस अक्षर का समान बताई गई है। अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, जैसे अंग्रेजी का एस अक्षर होता है ना, उसके समान इसकी आकृति बताई गई है अटलांटिक महासागर की। और ये आपके इसके दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में आपका ये अंटार्कटिका है। ये वाला, ये जो दिख रहा है ना आपका अंटार्कटिका महाद्वीप दिख रहा है, ये वाला। और इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है दक्षिणी महासागर। ये इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं यदि आप इसको सही समझ लेते हैं ना। तो आप यहाँ से मानिए इंडियन IR पढ़ेंगे, यहाँ से आप जब पढ़ेंगे तो उनको चीज़ों को समझेंगे। ज्योग्राफी तो समझेंगे समझेंगे, और भी चीज़ समझेंगे आप लोग। ये हमारा हिंद महासागर हो गया। हिंद महासागर आपके हिंदुस्तान भारत के नाम पर रखा गया है। भारत के नाम पर, यानी हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया हिंद महासागर का नाम। दुनिया का ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो वो देश है आपका भारत, हिंदुस्तान। तो भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। और ये आपका आर्कटिक महासागर है, जो कि उत्तरी गोलार्ध को चारों तरफ से घेरे हुए है। उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी जो ध्रुव है ना, उसको चारों तरफ से घेरे हुए आपका आर्कटिक महासागर। तो ये चीज़ हमने आपको इसमें बता दी है। और इससे हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर, देखिए विश्व की बात हो रही है यहाँ पर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना? इतना मीटर ऊंचाई है, कितना? 8,848 मीटर। आप इसे नोट कर सकते हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, पता नहीं रहता, एग्जाम में आता है कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप लोग, या जो बच्चे जो सही से रिविजन नहीं करते, तो वो इसको गलत कर देते हैं। तो देखिए, हमको गलती नहीं करनी। देखिए, आपके एग्जाम में आपसे गलती ना हो, उस गलती को कम करने के लिए आपको ये एनसीईआरटी पहले कराई जा रही है। राशि तो आपकी और भी होगी, चीज़ें आपको एग्जाम से पहले सारी चीज़ कर दी जाएंगी। आपको वो लेवल दिया जाएगा जो आप इससे करते चलते हैं, तो आप उसे, आपकी जो 25 मई को जो एग्जाम होगा ना IAS का, आप उसे क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आप लोग साथ में बने रहिए। और आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो जल्दी से करेंगे सब्सक्राइब, और जल्दी से करेंगे लाइक, और जल्दी से भेजेंगे अपने दोस्तों को, ठीक? और लोगों को भी फायदा मिले। तो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का बेरियाना गर्त है। अब देखिए, विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ का? विश्व का। तो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का कौन सा है? मेरियाना गर्त है। इंपॉर्टेंट शब्द है ये। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। देखिए, 11,022 मीटर मतलब 1 किलोमीटर से अधिक गहराई। तो कहां पर है इसकी? प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है मैरियाना गर्त। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है? क्या आपने इस बारे में कल्पना की है? लेकिन यह हकीकत है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर आपका माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। और जो समुद्र से इतना ऊंचा ऊंचा है, लेकिन उससे अधिक गहराई, उससे जितना ऊंचा है ना, उससे अधिक ऊंचाई अगर और कर ली जाए, उतना गहरा आपका ये है 11,022 मीटर मारीना गर्त। तो ऊंचाई से अधिक गहराई आपके समुद्र में। देखिए, स्थल खंड, स्थल भूभाग की जितनी ऊंचाई होती है ना, सबसे अधिक ऊंचाई, उससे अधिक नाप की गहराई आपके समुद्र में है। देखिए, इस समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी भी अधिक हो सकती है। तो ये आपने देखा। अब देखिए, महाद्वीप क्या होता है। और आपके महाद्वीप को करने से पहले हम आपको थोड़ा बता दिए कि आप जानते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोरगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? ये व्यक्ति, हाँ? तेनजिंग नोरगे शेरपा, जो 29 मई 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे।
आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, ये चीज आपको दी जा सकती है। जापान की जुंको ताबे विश्व की पहली महिला थी। कहाँ की? जापान की। नाम देखो, जापान के नाम थोड़े ऐसे ही मिलते हैं। यदि आप कभी एग्जाम भूल रहे हो ना, तो आप इनसे सर्च लगा सकते हैं, हाँ ये जापान का व्यक्ति हो सकता है या चीन का व्यक्ति हो सकता है, थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जापान की जुंगो ताबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। एवरेस्ट पर, है ना। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो आप चाहो तो उनको नोट कर सकते हैं, जरूरी है ये आपके एग्जाम के लिए। फिर आपको लगेगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फिर आप कहोगे वो आपका यूपीएससी ऐसे भी एग्जाम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ पूछ लेता है, आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप थोड़ा महाद्वीप देखिए। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं इन चीजों को। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं जो प्रमुख हैं। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये विस्तृत जो जलराशि है ना, इससे एक दूसरे से क्या है? अलग है। ये महाद्वीप देखिए कौन कौन से हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये आपके महाद्वीप हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखिए, आपको चित्र के बदले आपको ग्लोब में दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्थल का बहुत बड़ा भाग आपके उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध है ना, उसमें पाया जाता है। तो ये विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध हो गया और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इस उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड का बहुत अधिक बहुत बड़ा भाग पाया जाता है। देखिए, ये क्या है? ये स्थल ही तो है ये। अब देखेंगे ये क्या है? स्थल है, ये स्थल है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण में देखिए थोड़े बहुत स्थल मिल रहे हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में इनकी संख्या अधिक है, मतलब ज्यादा है, ये इनका ज्यादा है। एशिया का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो एशिया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है। देखिए, पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसके 1/3 भाग पर यह आपका एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब इस एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपके एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, ये रहा आपका एशिया महाद्वीप, ये वाला है ना, ये आपका एशिया महाद्वीप है। और आपके इस एशिया महाद्वीप से ये वाली ये जो रेखा गुजर रही है ना, ये वाली ये ये कर्क रेखा गुजर रही है। क्या? ये आपकी कर्क रेखा गुजर रही है, देखिए, है ना, कर्क रेखा। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इससे यूरोप से अलग करता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था उसमें मैप में, चित्र में। चित्र 5.1 में आप देखेंगे यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को आप यूरेशिया कहते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट शब्द है ना। कभी कभी आप उसमें ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे तो हम उसमें यूरेशिया शब्द यूज करेंगे। तो इसमें यूरेशिया जो कहा गया है, इसमें यूरोप और एशिया को मिलाकर के कहा गया है, जोड़ करके, है ना। तो यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। जो यूरोप है क्या है? एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो ये यूरोप महाद्वीप है, वो एशिया के पश्चिम में स्थित है। देखिए, आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये आपका एशिया महाद्वीप है और इसके पश्चिम में आपका यूरोप महाद्वीप हो गया। और एशिया और यूरोप के मध्य में आपका यूरल पर्वत है, जो मैंने आपको देर पहले बता दिया था, है ना। तो आप समझेंगे, अब हमें बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा कि आप चीज इसको कई बार देख चुके हैं। अब इससे आर्कटिक वृत्त जो 46.5 डिग्री का उत्तरी गोलार्ध पाया जाता ना, 46.5 डिग्री जो वृत्त पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में,
तो वो आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है, ये आपका यूरोप। क्योंकि मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का आप पता लगाइए। मैंने आपसे कहा कि आप लोग अपने पास ग्लोब रखिए और आप लोग अपने साथ एक एड्रेस रखिए, जैसे मानचित्र हो। उनमें जब चीजें आपकी आंखों से बार बार गुजरेंगी ना, आपको आपकी आधी ज्योग्राफी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों को यही नहीं पता कि हमारा देश कहाँ पर किस कहाँ पर स्थित है, कि लोकेशन कहाँ है आपके ग्लोब में, नहीं पता रहता, उनको पता ही नहीं है। ग्लोब उनके पास है नहीं है, मानचित्र उनके पास है नहीं, बस ऐसी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी तैयारी होती नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सुझाव दूंगा, यही सलाह दूंगा आपको कि आप अपने पास एक ग्लोब रखिए आपके टेबल पर। आप जहाँ भी पढ़ते हो, चाहे आप जमीन पर पढ़ते हो बैठ करके, आप जहाँ भी पढ़ते हो, आप वहाँ या अपने कमरे में अपने टेबल पर आप ग्लोब रखिए। और आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए ना कि आपका खुद मन करे पढ़ने में, हाँ ये पढ़ने वाली जगह है। कोई और आए वहाँ पर तो वो भी किताबों को देखे, उसको पढ़ने का मन करे। आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए पढ़ने का। हाँ? आपकी दीवार पर अपने मैप लगाइए, इंडिया का मैप रखिए, या वर्ल्ड जो या वर्ल्ड का मैप रखिए, है ना। पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों रखिए अपने पास, तो रखिए आप जब कुछ काम नहीं कर रहे होते तो आपकी निगाह इधर उधर जाती है। इधर उधर निगाह जाने से पहले आप समझेंगे तो आपके मैप पर निगाह जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। आपकी निगाह उधर उधर ना जाए, आपकी निगाह इधर उधर ना भटके, इसलिए आपकी निगाह आपके मैप पर रहेगी, कि दीवार पर जो चिपका मैप उस पर रहेगी, तो चीज़ आपकी आंखों के सामने से गुजरेगी, क्या होगा, आपको रटने पड़ेगी नहीं, तो आपको ऐसी याद हो गई। वही बात है। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत जीरो अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग से, लगभग मध्य भाग से 0 अंश अक्षांश रेखा गुजरता है, जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को फिर से देखिए आप लोग, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों यहाँ से गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर, ये तीनों रेखा यहाँ से गुजरती हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप से। और और कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हों। केवल आपका अफ्रीका ही महाद्वीप ऐसा है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, है ना। ये आपने पढ़ा है, बता दिया। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अब सहारा का रेगिस्तान कहाँ पर है? ये आपका सहारा का रेगिस्तान, ये भी आपका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में है ना, जो क्या है अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है वो चारों तरफ से किससे? समुद्रों से और महासागरों से घिरा हुआ है, चारों तरफ है ये चीज। चित्र 5.1 को फिर से देखेंगे आप लोग, विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है ना। आप एक बार मानचित्र को देख ही लो, देख लीजिए आप। इस अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील ये रही, है ना। सारा मरुस्थल ये रहा, ये कर्क रेखा के पास में ही है, यानी उत्तरी अफ्रीका में है। विश्वत वृत्त ये देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीच से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप का जो बीच का भाग है ना, लगभग लगभग बात हो रही है, बीच से गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है ना। और नीचे से आपकी गुजरती है मकर रेखा। तो तीनों रेखाएं आके आपके इस अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो हम आपको ये चीज़ बार बार दिखा रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपको चीज़ रटने ना पड़े। और मैं भी नहीं चाहता कि आप ज्योग्राफी रटें। ज्योग्राफी रटने वाला विषय तो है नहीं है, बस कैसा है, समझने वाला विषय है। समझेंगे कैसे? जब आप लोग हमारे साथ बन रहेंगे, वो सुनेंगे, तो तभी आप चीज़ आप क्लियर कर पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी आईएएस की जो एग्जाम होगा आपके 25 मई को, उसमें आपको देख लीजिए, आप 3 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं आपके यहाँ से। देखिए, अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो मैंने आपसे कहा कि आप लोग अपने पास एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप रखेंगे और उसमें देखेंगे कि आपकी जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा जो गुजरी है ना अफ्रीका महाद्वीप से, किन किन अफ्रीका महाद्वीप में जो कौन कौन से देश कहाँ से गुजरी है, वो काम आपका है। वो काम आप लोग करेंगे, आप खुद देखेंगे इन चीज़ों को ना। और कमेंट में भी बताएंगे कि इन कर्क रेखा इस अफ्रीका महाद्वीप के इस देश से गुजरी है।
मकर रेखा इस देश से गुजर रही है, इन देशों से गुजर रही है, या विषुवत रेखा इन देशों से गुजर रही है। तो इन चीज़ों को आप लोग कमेंट में भी बताएंगे। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक सकरे स्थल से जुड़ा है। उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। कैसे? सकरे स्थल से जुड़ा है, और जिसे बोलते हैं पनामा स्थल संधि। अभी स्थल संधि क्या होती है, इस चीजों को भी देखेंगे। देखिए, तो इसको देखिए, ये आपका उत्तर अमेरिका है, ये आपका उत्तर अमेरिका है, और ये आपका दक्षिण अमेरिका है। तो उत्तर अमेरिका का जो स्थल जल संधि है ना, स्थल संधि तो बोलते हैं स्थल संधि। इसमें लिखा हुआ है सफेद अक्षर में, सफेद कलर में लिखा हुआ है अक्षरों में, ये स्थल संधि में इसको लिख दे रहा हूँ। आपको साथ ना दिख रहा हो, मैं लिख दे रहा हूँ उसको। स्थल संधि ना, तो इस स्थल संधि को इन्होंने यहाँ पर बताया है। देखिए, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो स्थल संधि मतलब क्या होगा? स्थल संधि मतलब स्थल, मतलब स्थल को जोड़ने वाला, स्थल को जोड़ने वाला आपका स्थल संधि हो गया। देखिए, दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता हो, एक दूसरे से जोड़ता हो, वो आपका होता है स्थल संधि। जैसे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं ना, ये जुड़ने का काम कर रहा है इस जगह पर। ये ये पनामा इस्तमस बोलते हैं, यानी पनामा इस्तमस यानी पनामा स्थल संधि, जो उत्तर अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। तो ये हो गया स्थल संधि वाला। अब देखते हैं जल संधि क्या होता है। जल संधि को देखते हैं। देखिए, जल संधि का मतलब है कि पानी का सकरा भाग, पानी का एक सकरा भाग होता है पतला सा। तो पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो जल संधि यानी कि जलों को जोड़ता है। जल में महासागर का जल हो गया, समुद्र का जल हो गया, तो इनको जोड़ता है कौन? आपका जल संधि। और स्थल संधि क्या करता था? वो स्थलों को जोड़ता था, भूखंडों को जोड़ता था। तो स्थल संधि जोड़ता है भूखंडों को, और जल संधि जोड़ता है जलों, जलों के यानी सागरों को। देखिए, तो ये पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे कि समुद्रों, अब देखेंगे, समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब देखिए, ये आपका अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है ना। तो देखिए, आपका ये भारत देश है, और भारत से ये थोड़ा नीचे जो लटक रहा है ना उस टाइप में, ये आपका श्रीलंका है। क्या है ये श्रीलंका, श्रीलंका है ना। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक स्टेट पाया जाता है ना, पाक स्टेट बोलते हैं इसे, पाक स्टेट है ना, पाक स्टेट बोलते हैं। तो पाक स्टेट होगा जो आपको इस इसको बंगाली खाड़ी को और अरब सागर को जोड़ेगा, है ना। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए, वो हमने आपको बता दिया। और ये आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये चीज हमने आपको बता दी। तो इस तरह संधि और जल संधि इसमें आपको बता दिया मैप में अच्छे से। ये चीज हमारी ये कवर हो गई है। इससे आगे चलते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? देखिए, बात हो रही है उत्तर अमेरिका की, है ना। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह है दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिससे पनामा स्थल संधि बोलते हैं। तो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन? ये उत्तरी में और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तर अमेरिका। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये थोड़ा बहुत आपके लिए काम है ना, थोड़ा बहुत अगर आप इस पर आप काम करेंगे तो आपकी समझ विकसित होगी। तो कुछ लोग आप लोगों के लिए काम होते हैं ना, तो आप लोगों को काम करना चाहिए।
डिपेंड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमको आपको काम बता रहे हैं आपके भले के लिए बता रहे हैं, और सारा सब कुछ तो आप वैसे पढ़ा भी रहे हैं, बस इसको आप रिवीजन करना है। चाहो तो इसको आप एक दो बार और देख सकते हैं इस वीडियो को, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका, यानी कि ये वाला। अब इसको देखते हैं, दक्षिण अमेरिका। देखिए, तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो हमने आपको ये बता दिया था, ये आपका ग्लोब है ना, ये आपका ग्लोब है ये, और ये विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, उत्तरी भाग में आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो आपका जो ये दक्षिण अमेरिका है ना, ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर है, ज्यादातर हिस्सा कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। ये बात हमको आपको बतानी थी, वो हमने आपको बता दी है। इसके पूर्व में पश्चिम में कौन कौन से दो महासागर स्थित हैं, ये आपको बताना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व, देखिए नोट कर लीजिए इसको, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, के यहां से लेके यहां तक। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपके उत्तर से लेके दक्षिण तक फैली हुई है, ये होकर के यहाँ तक फैली हुई है, ये आपकी एंडीज पर्वत। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी मतलब जिसमें विश्व का सबसे अधिक पानी बहता हो, पानी का बहाव ज्यादा हो, आयतन ज्यादा हो, तो वो आपकी अमेजन नदी है ना। ये आपकी अमेजन नदी है, कहाँ पर है? जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये इंपोर्टेंट शब्द हैं। अब देखते हैं आप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले जाए या इंटरव्यू पूछ ले, तो आप ये बताइए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे हाँ एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, और फिर ये आपका बड़ा हो गया, और फिर आपका ये ऑस्ट्रेलिया, तो इससे छोटा आपका अंटार्कटिका होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, जो आपका ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये ये है ना। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये ना, ये दिख रहा है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया है, जो पूरी तरह से कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में, और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना। तो सबसे सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह चारों तरफ से महासागरों से तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अब देखते हैं अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वहां पर ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए इसे, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा ग्लोब का, ये या पृथ्वी का हिस्सा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये आपका अंटार्कटिका है ना, वो वहाँ पर, यहाँ स्थित है, इस दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर है ना, इस जगह पर आप देख रहे होंगे, है ना। ये आपको दिखा दूँ थोड़ा, ग्लोब ऐसे करके, ये दिख रहा है ना स्पष्ट पे, ये यहाँ, ये आपको दिखा दूँ, ये दिख रहा है, स्पष्ट पे, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर क्या है? आपका अंटार्कटिका है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव है, वहां के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। जो आपका अंटार्कटिका है, यहाँ पर किसी भी तरह का मानव का स्थायी निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध के केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं, इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है, ये किस देश के शोध संस्थान है, कहाँ पर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन गया है। तो ये रहे आपके स्थलमंडल, वो हमने पढ़ लिए। अब हम देखेंगे आपके जलमंडल, है ना, इन चीजों देखेंगे। देखिए, आपके इस चित्र में इसमें दिखाया गया है, इसमें कि देखिए अधिकांश ये भाग जो इसमें दिखाया गया ना, ये किसका है? महासागर का भाग है।
ये जो भाग है ना, ये किसका है? महासागर का भाग है। कितना है? 97.2%। ये पृथ्वी के इस भाग पर ये महासागर फैला हुआ है। और 2.7% में आप देखेंगे तो हिमचादर तथा बर्फ भूगर्भ से संचित जल है। जो हिमचादर में तो बर्फ से जो चादर बनी हुई है ना, बर्फ की जो चादरें बन जाती हैं, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है वो। और भूगर्भ में मतलब जो जमीन में जल है कितना है? 2.77%। और इसमें देखिए 0.03% पीने योग्य अलवड़ जल है, मतलब जिसे हम पी सकते हैं। कितना है वो? 0.03%, मतलब बहुत कम मात्रा पीने पानी की है, पीने वाले पानी की है। इसलिए हम इसे पृथ्वी पर नीले ग्रह होते हुए भी, जल अधिक होते हुए भी, हम अपने यहाँ ग्रह पर पानी की कमी को महसूस करते हैं, क्योंकि जो पीने का जल है ना वो बहुत कम है। और उसका भी मानव बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल बेकार तरीके से कर रहा है। तो देखिए, पढ़ लेते हैं अपने जलमंडल को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह? नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी का जो है वो कितना? 71% भाग किसका है? जल का, पृथ्वी का। और आप देखेंगे, और 29% भाग है इसका? स्थल का। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। अब जलमंडल में जल के कौन कौन से रूप उपस्थित है देखेंगे। इसमें महासागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, हिमनदियां, भूमिगत जल। कौन सा? भूमिगत जल। वायुमंडल की जलवाष्प सभी इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि देखिए जलमंडल का कौन कौन सा हिस्सा है। स्टेटमेंट दे देगा, है ना? तो दे देगा महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल, जलवाष्प, कर देगा उपरोक्त सभी। आप पढ़े होंगे तो सही कर देंगे, है ना? और नहीं तो फिर आप गलत होगा ही। इसलिए आपको एनसीईआरटी कवर की जा रही है कि आपके लिए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प, बहुत ही सहायता करेगी आपकी, आपके एग्जाम को निकालने में। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। कितना? 97% से अधिक भाग किसमें पाया जाता है? महासागरों में। एवं वह इतना अधिक खारा होता है। कितना अधिक खारा होता है देख लेते हैं। वो इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। जो मानव के उपयोग में जो आता है ना, तो मानव के उपयोग में इस जल को यूज नहीं कर सकते। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों में तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवड़ जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। बहुत कम भाग, कितना? 0.03% भाग अलवड़ जल में पाया जाता है। अलवड़ जल का है जो मानव के लिए उपयोगी है। तो वो जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। अब 0.03% जल बचा है, उसको हम करने में उपयोग करते हैं, और उसका भी बड़े खराब तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरत थोड़ी है और फैला उसको ज़्यादा रहे हैं, है ना? तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसका क्रम बताया गया इसमें। ये आपका एशिया महाद्वीप बताया गया है इसमें। ये आपका एशिया महाद्वीप बताया गया, ये जो सबसे बड़ा है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। आप इनको गिन सकते हैं, खाने दिए गए हैं इसमें, बनाए गए हैं इसमें, गिन सकते हैं इसको। एशिया, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया आपका, यूरोप हो गया, और आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, क्या? अंटार्कटिका। और आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। आप इनको, जो आपके इसमें जो एक साँचे बनाए गए हैं ना खानों के टाइप में, आप इनको गिन सकते हैं। तो ये सबसे कम है इसमें, ऑस्ट्रेलिया में। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अब हम आते हैं महासागर पर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। जो महासागर हैं आपके जलमंडल के क्या है? मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो महासागर है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। आप ये इसको नोट कर सकते हैं। जो महासागरीय जल है क्या करता है? हमेशा गतिशील रहता है। जो तरंगे, ज्वार, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं।
महासागर जल है, इसकी क्या है, 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर प्रमुख हैं। महासागर कितने हैं? 5 हैं। प्रशांत महासागर, अब देखेंगे, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ये आपके 5 हैं, तो आपको बता दिया। अब देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। जब आपका प्रशांत महासागर है तो कैसा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का जो 1/3 भाग है ना, उस पर यह फैला हुआ आपका प्रशांत महासागर। 1/3 काफी भाग हो गया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग आपके प्रशांत महासागर में ही है, जिसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, और जिसकी कितनी गहराई है पता है? 11,022 मीटर। अगर नहीं पता है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। कितना? 11,022 मीटर गहराई है मैरियाना गर्त की, है ना। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर कैसा है? वृत्ताकार है लगभग में। एशिया, देखिए ये प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका एवं इसके चारों ओर से स्थित है। प्रशांत महासागर के, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है आपके, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। इस वजह से आप देखेंगे कि आपके जो प्रशांत महासागर है वो कैसा, लगभग गोलाकार में है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। इस जो प्रशांत महासागर है इसके चारों स्थित जो महाद्वीप हैं उनकी स्थिति का पता लगाइए। आप ग्लोब देखिए, ये आपका ग्लोब है, देखिए ये आपका प्रशांत महासागर है। देखिए ये एशिया महाद्वीप है ना, और ये आपका उत्तर अमेरिका है, और ये आपका दक्षिण दक्षिण अमेरिका है। तो देखिए ये आपका थोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक ये थोड़ा गोल आकार में ये बन रहा है ना, और दक्षिण में आपका अंटार्कटिका है। तो ये थोड़ा एक गोल आकार में बन रहा है ना ये, इसलिए कहा है कि लगभग गोल आकार में आपका प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा कौन सा महासागर हो गया? प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर के बाद जो अटलांटिक महासागर है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर से या एस अक्षर के आकार में होता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। पश्चिमी किनारे पर देखिए, देखिए ये आपका यूरोप है ये, तो देखिए ये आपका यूरोप है, ये वाला है ना, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना, ये है ना, ये आपका अटलांटिक महासागर है। और इसके पश्चिम में आपका ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। और इसकी जो आकार जो बन रहा है ना इस महासागर का, देखिए आपका एस आकार का बन रहा है यूं करके ना, ये आपका एस आकार का बन रहा है। ये चीज इसमें बताई गई है। तो इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप है ना, और अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। कैसी है? दंतुरित, मतलब दांतेदार। देखिए तो आपके इसमें दिखाई गई है ना, आपके इसमें दिखाई गई, देखिए ना, ये दंतुरित है, ये देखिए दांते से बने हुए ना, तो इसमें यहाँ पर दंतुरित बताया गया है। आप देख रहे होंगे है ना, इस साइड भी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। अब जो प्राकृतिक बंदरगाह जो बंदरगाह है, जहाँ से सामान विदेशों में जहाज़ों में रख के भेजा जाता है या उतारा जाता है, वहाँ पर सामान चढ़ावा उतारा किया जाता है, यहाँ पर तो प्राकृतिक बंदरगाह है, वहाँ पर पत्तन है वहाँ पर, है ना। व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद देखिए,
ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे बेस्ट महासागर कौन सा है? कौन सा आपका? अटलांटिक महासागर। ये आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट महासागर है आपका अटलांटिक महासागर, व्यापार की दृष्टिकोण से। क्यों? उसकी जो तटरेखा है ना, संतुलित है, यहाँ पर जहाज आसानी से उसमें जा सकते हैं, माल को उतारेंगे, चढ़ाएंगे और अपने जहाँ जहाँ जाना जिस देश में वहाँ पर जाएंगे। तो वो सारे काम होते हैं वहाँ पर। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। किसका नाम? आपके हिंद महासागर का नाम। तो हिंद महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? भारत के नाम पर रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? हिंद महासागर कैसा है? लगभग त्रिभुजाकार हो गया। देखिए, लगभग वृत्ताकार कौन सा हो गया आपका? प्रशांत महासागर हो गया। और एस आकार का कौन सा हो गया आपका? अटलांटिक महासागर हो गया। और लगभग त्रिभुजाकार कौन सा हो गया आपका? त्रिभुजाकार हो गया आपका ये आपका हिंद महासागर, जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। कौन सा देश है आपका? हिंदुस्तान। तो इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। जो देश स्थित है उसमें आपको बता दिया। इसके उत्तर में कौन सा है? एशिया हो गया, है ना। देखिए, देखिए, ये आपका हिंद महासागर है ये। तो इसके उत्तर में एशिया हो गया, है ना। और इसके पश्चिम में ये अफ्रीका हो गया, है ना। ये एशिया हो गया, उत्तर में एशिया, पश्चिम अफ्रीका और इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। ये चीज आपको बता दी है आपके हिंद महासागर में। अब देखते हैं दक्षिणी महासागर से संबंधित अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये क्या करता है? ये महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर तक फैला हुआ है। कहाँ तक? ये जो महाद्वीप है ना, ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला है ना। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर है ये उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये आपका उत्तर ध्रुव है, ये ये वाला तो इसके चारों ओर फैला हुआ है, यहाँ पर उत्तर ध्रुव के चारों ओर। ये ना, ये इसका उत्तरी भाग, इसके चारों ओर फैला हुआ है ये आपका आर्कटिक महासागर, है ना। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? ये आपके प्रशांत महासागर से जो छिछले जल वाला एक सकरा भाग है ना, उससे ये जुड़ा है, जिससे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से ये घिरा है। किससे? उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से ये घिरा हुआ है आपका आर्कटिक महासागर। तो ये हमने महासागर के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं वायुमंडल, है ना। क्या देखते हैं? वायुमंडल। तो आपने अपने स्थलमंडल को पढ़ लिया, महासागर को पढ़ लिया, है ना। अब इसमें प्लेटें भी होती हैं, तो प्लेटों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बताएगा उसके अनुसार पढ़ेंगे, है ना। अब प्लेट वो नहीं है मुँह से खाने वाली प्लेट हो, वो बस वो प्लेट नहीं है, या पाव भाजी खाने वाली हो, या वो प्लेट नहीं है। प्लेट होती है पृथ्वी पर, है ना। वो चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो वो उसका जो टॉपिक होगा जिसमें आप बताई गई होगी ना, उसको हम पढ़ेंगे वहाँ पर। तो हमारे जो देखिए अब वायुमंडल है, अब वायुमंडल में देखिए आपका जो स्थलमंडल ये हो गया, है ना। ये आपका स्थलमंडल हो गया ये वाला, है ना। और स्थलमंडल के जो पास का जो वायुमंडल है ये आपका क्षोभमंडल है, ये वाला। और क्षोभमंडल में देखिए आपके हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं ना। अब इसके बाद जो मंडल आएगा आपका समता मंडल होगा, ये वाला, है ना। समता मंडल में, समता मंडल का आप देखेंगे आपका मध्य मंडल होगा, रॉकेट वगैरह उड़ रहे हैं, है ना। और समता मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आपका होगा आयन मंडल, ये वाला। और आयन मंडल और बाह्य मंडल के बीच में आपका ये उपग्रह वगैरह स्थापित किए जाते हैं। देखिए, आयन मंडल आपका उपग्रह है, कृत्रिम मानव द्वारा उपग्रह निर्मित होते हैं जो ये इसमें स्थापित किए गए, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए, वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है, देखिए जैसे कि आपकी ये पृथ्वी है, आपकी, है ना, आपकी हमारी ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी के चारों ओर ये गैस की परत है ये, ना, चारों ओर। तो यही गैस की परत आपकी होगी वायुमंडल। क्या हो गई? यही होगी आपकी
वायुमंडल। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये क्या है? आपका वायुमंडल हो गया। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिससे वायुमंडल कहा जाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। मतलब ये जो वायुमंडल की जो परत है ना, ये इसका आपकी पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जिससे आप उससे अलग नहीं कर सकते, है ना। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। जो वायुमंडल है वो हमें ऐसी गैस प्रदान करती है कि हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल में जो कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं, जो वायुमंडल का जो क्षेत्र है, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरण है, अल्ट्रावायलेट रेज, अवरत किरणें, उनसे हमको ये वायुमंडल बचाता है। वो हानिकारक किरणें हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितना? 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक आपका वायुमंडल ये, देखिए, है ना। यानी कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो वायुमंडल है ना। और इसकी दूरी जो बताई उन्होंने 1600 किलोमीटर बताई है ऊंचाई। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर बताई है। देखिए, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में इसको बांटा गया है। तो वायुमंडलों को उसके घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए देखेंगे, सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आर्य मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ये होगी वायुमंडल की परतें। अब इनके बारे में विस्तार से चीज पढ़ेंगे आपकी जो आगे जो क्लास होगी उसमें। तो आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी है ना, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे बताया गया है। उसमें थोड़ा और देखेंगे। देखिए, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। जबकि जो वायुमंडल है वो किससे बना है? आपके ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, है ना। जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है इसमें, है ना, 99%। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%। इसके अनुसार आयतन के अनुसार जो नाइट्रोजन है कितना है? आपके 78% है। इसका सबसे अधिक भाग इसका ही है, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन आपका 21% है। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन आपका 78% है। तथा दूसरी गैसें जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन इत्यादि गैसों की मात्रा कितनी है? 1% है। तो आयतन के अनुसार आप देखेंगे, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, यानी ऑक्सीजन हमें चाहिए सांस लेने के लिए। तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। देखिए, प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। हमारी जो वृद्धि होती है ना, बच्चे से थोड़ा बड़ा होते जाते हैं, या कोई पौधा छोटा होता है, धीमे धीमे बड़ा हो जाता है ना। फसल हमारे पौधी धीमे धीमे बड़ी हो जाती है, तो उसकी वृद्धि हो रही है। उसी वृद्धि में सहायक कौन है? आपका नाइट्रोजन। मात्रा कितना? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बहुत कम मात्रा में है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कितना? ये कम मात्रा में है। लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। लेकिन जो पृथ्वी के द्वारा जो भी ऊष्मा छोड़ी जाती है, उसको अवशोषित करने का काम क्या करती है? आपका ये करती है। कौन? ये कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जिससे क्या होता है, जिससे पृथ्वी आपकी गर्म रहती है। पृथ्वी कैसी रहती है? पृथ्वी आपकी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जो आपकी पौधों वृद्धि के लिए ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये आवश्यक है पौधों की वृद्धि के लिए। क्योंकि पौधे सांस लेते हैं ना, वो यही कार्बन डाइऑक्साइड की लेते हैं, और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधों की वृद्धि के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जो आपके यहाँ पे बता दी है। अब देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे ना, तो आपका जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल जो घनत्व है, वो घनत्व में भी अंतर पाया जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे, वायुमंडल के घनत्व में भी कमी आएगी, देखेंगे। तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जहां समुद्री तल होता है ना, वहां पर यह घनत्व सबसे अधिक होता है।
तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायुमंडल का जो घनत्व है ना, वो धीमे धीमे कैसे होगा, कम होगा और अंततः तेजी से कम होता जाएगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए जो पहाड़ों पर जो पर्वतारोही होते हैं ना, वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, जैसे जैसे हम आगे देखते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान में भी कमी आएगी। अब कैसे कमी आएगी, कैसे होता है, वो हम चीज़ आगे देखेंगे। आगे की जो क्लास में जो बताया जाएगा उसमें देखेंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी 6 की है तो उसके हिसाब से इसमें बताया गया है। ज़्यादा करेंगे तो आपकी क्लास हो जाएगी लंबी, है ना। हम तो बता देंगे लेकिन क्लास आपकी लंबी हो जाएगी। तो ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो वायुमंडल है क्या करता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। पृथ्वी पर जो वायुमंडल का दबाव होता है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है। कुछ क्षेत्रों में जो दाब है वहाँ पर अधिक महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम महसूस होता है। जो वायु दाब, जो वायु जो चलती है ना, तो वायु दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु का प्रभाव होता है, बहाव होता है। तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में या आपके एग्जाम में कि जो वायु का जो गतिशील वायु है उसको क्या बोलते हैं, उसको पवन कहते हैं। अब देखते हैं जीवमंडल। आपने स्थलमंडल पढ़ लिया, जलमंडल पढ़ लिया, आपने वायुमंडल पढ़ लिया। अब आपका बचा जीवमंडल। अब जीवमंडल देखिए, देखिए जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल क्या है, देखिए मैं इसको आपको यह बता दे रहा हूँ। ये आपका वायुमंडल हो गया, है ना। ये आपका जलमंडल हो गया, और ये आपका स्थलमंडल हो गया। ये जो क्षेत्र आपका ये वाला, ये ये वाला, ये आपका जीवमंडल हो गया। क्या है, ये जीवमंडल है ना। तो इसी की बात उन्होंने यहाँ पे बताई है जीवमंडल में। तो ये आप देखिए इस जगह पर आपकी यहाँ वायु मिल रही है, यहाँ पर आपका स्थल भी मिल रहा है, यहाँ पर आपका जल भी मिल रहा है। तो ये जो क्षेत्र होगा आपका क्या है, आपका जीवमंडल है। यहाँ पर जीवन संभव है। देखिए जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। क्या है ये तीनों का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। कैसा, यहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मतलब इस जगह पर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े आकार के जीव पाए जाते हैं यहाँ पर आपके स्थल मंडल में, इसमें जीव मंडल में, है ना। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जो मनुष्य भी जीवित रहने के लिए और भी जीवित प्राणी है, उन्हें अपने जीवन रहने के लिए वो एक दूसरे से क्या है, लिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है वो। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, तो जीवमंडल के जो प्राणी है ना, इनको मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। जंतु जगत जीव जंतु हो गए, पादप जगत हो गए आपके पेड़ पौधे। तो इन दो को इसमें विभक्त किया गया है आपके जीवमंडल को। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पृथ्वी के जो तीनों मंडल है ना आपके, ये जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये क्या करते हैं, आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए। आप उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर हमें लकड़ी के लिए या हम खेती के लिए अपने वनों को काट दें तो क्या होगा, जब वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव होगा। ढलुआ भाग है, वहाँ पर जब वन नहीं रहेंगे, वहाँ पर जो मिट्टी उसका कटाव होगा, तो मिट्टी का कटाव तेजी होने से क्या होता है, तो मिट्टी का कटाव तेजी होने से इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं।
जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है ना। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। वहां पर वन हट गए, दो किस्म की मिट्टी है वो बह गई, तो वहां पर क्या आ गई, बाढ़ आ गई। देखिए, तो इसका कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। अब उसमें जो जब बाढ़ आएगी, पानी आ जाएगा कहीं दूसरे स्थान पर, गंदा पानी होगा, जो स्वच्छ जल में मिल जाएगा तो क्या होगा, जल हो जाएगा दूषित, वो हमारे पीने लायक नहीं रहेगा, वो मानव के उपयोग लायक नहीं रहेगा वो पानी। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि दूषित जल है ना, वो इसमें जो दूसरे जीव होते हैं ना उस जगह पर, उनको भी नुकसानदायक होता है, उन्हें भी नुकसान करेगा। उद्योगों, ताप विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों के उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। संयंत्र होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जो बिजली प्लांट, तो उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का, जो गाड़ियों से जो भी धुआं निकलता है ना, जो भी उत्सर्जन होता है, तो वो पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। हम ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं ना, हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इससे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। देखिए, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इन्होंने ये बता दिया कि हमें अगर अपनी चीज़ों में संतुलन बना के रखना है, तो हमें इनके लिए जो संसाधन है उनका सीमित उपयोग करना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने ये कहा है। तो ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। इसकी थोड़ा अभ्यास है, प्रैक्टिस है। जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं आपके एनसीईआरटी से, पूछ लेगा पृथ्वी के 4 प्रमुख परमंडल कौन कौन से हैं, आप बताइए। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको हमने अभी पढ़ाया है ये चैप्टर, तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परमंडल कौन कौन से हैं। मैं आपको डायग्राम बना के बता दिया था अभी। आपका स्थलमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, और एक चौथा होगा आपका जीवमंडल। इस तरह से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हमने आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया। दूसरा इसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। पृथ्वी के जो प्रमुख महाद्वीप हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। आपने पढ़ा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए। तो आपका एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये आपके प्रमुख महाद्वीप हो गए। दो महाद्वीपों का नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। आप देखिए, मैंने आपको बताया था, ग्लोब में दिखाया था कि ऐसे कौन से महाद्वीप है जो पूरी पूरी तरीके से कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। देखिए, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की कौन कौन सी परतें पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपका चौथा है ना। तो पृथ्वी के जो सबसे जो नजदीक परत है, आपका क्षुमंडल हो गया, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये आपकी पृथ्वी की प्रमुख जो नजदीकी जो परतें वायुमंडल की वो है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, सिंपल है, तो ये लोग आप बता देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर स्थलीय स्थलीय जो भूखंड है वो उनकी संख्या अधिक है, वो उनका क्षेत्रफल अधिक है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, स्थल, जल, गैस है, वो पाई जाती है, जिससे जीवन संभव है। तो ये चीज रही आपके संक्षेप में उत्तर लिखने के लिए है। आप चाहो तो आप इसे खुद प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं इन चीज़ों को। मैंने आपको इसको डिफाइन कर दिया। अब देखिए सही उत्तर, ये आपके बहुविकल्पी हैं। ये जो है आपके किसके लिए बहुविकल्पी हैं, आप नहीं जान सकते हैं। देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, तो हमने आपको उसमें बता दिया था कि जो पर्वत श्रृंखला है ना आपकी, जो आपके यूरोप को और एशिया से अलग करती है, क्या है, देखिए आपका इसमें का नंबर दे रखा है एंडीज, का नंबर दे रखा है हिमालय, और गा नंबर दे रखा है यूराल। कौन सा इसमें आपका यूराल सही है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, बहुत सिंपल है।
मैंने आपको बताया था। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है स्थल संधि, दूसरा ऑप्शन रखा है जल संधि, और तीसरा ऑप्शन इसमें है नहर। तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, यानी स्थल संधि से। पनामा इसको बोलते हैं। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे सर्वाधिक है? वायुमंडल में जो गैस है उसका परसेंट किस गैस का अधिक है? देखिए, नाइट्रोजन का अधिक है, ऑक्सीजन का अधिक है, या कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक है? तो आपको पता है नाइट्रोजन का, कितना, 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? देखिए, आप इसमें विकल्प दे रखे हैं, वायुमंडल का बना है क्या, क्या जलमंडल का है, क्या क्या थलमंडल का है? तो देखिए, पृथ्वी का ठोस भाग बना है आपका, वो आपका थलमंडल का है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए इसको, आपका अफ्रीका महाद्वीप है, क्या आपका एशिया महाद्वीप है, क्या आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है? तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप है। अब ये खालिस्तान वाला इसमें दे रखा है। देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है और कौन से महासागर में स्थित है? तो देखिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त बोलते हैं, मारियाना ट्रेंच बोलते हैं, जो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, किसका? हिंद महासागर का, है ना। स्थल जल एवं हवा एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, जीवमंडल, है ना। जीवमंडल, जीवमंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जहाँ जीवन जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? यूरोप और एशिया महाद्वीप जब जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कितना, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये आपका एक्सरसाइज भी पूरी होगी इसकी, है ना, अभ्यास भी पूरा हो गया और चैप्टर भी आपका पूरा हो गया। हमने आपको लगभग सारी चीज़ बता दी है इसमें आपको। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग हमारी क्लास को ज़्यादा लाइक करेंगे, और जो बच्चे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भेजेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लोग आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।